Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House, and here is a book, Eco World, a textbook of environmental studies. So let's start chapter number 13 today, which is the struggle towards freedom. So the key topics that we are going to cover here are establishment of the British power, tactical policies of the British, the First War of Independence 1857, failure of the revolt, the consequences of the revolt, formation of Indian National Congress, partition of Bengal, Swadeshi movement. So for centuries India was known for its wealth. बहुत सेंचुरीज तक इंडिया को अपने वेल्थ के लिए जाना जाता था, काफ़ी ज़्यादा अमीर था हमारा इंडिया. एंड इंडियाज जोग्राफिकल लोकेशन and its wide resources with rich culture had made it prosperous. So इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन था वो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था. यहाँ पे रिसोर्सेज जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में थे एंड जो यहाँ का कल्चर था वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच था, जिसकी वजह से इंडिया एक प्रॉस्परस नेशन बना था. It was well known for spices, cotton and silk textile, pearls, jewelry and other things. So इन सब चीज़ों के लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था. And the Arabs, Greeks and Romans had trade relations with India. और इंडिया के साथ जो अरब्स थे, ग्रीक्स थे और जो रोमन्स थे, उनके ट्रेड रिलेशंस वेल डेवलप्ड थे. West European countries were also interested in developing trade with it. So जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो सब भी जो है इंडिया के साथ जो है ट्रेड को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू रीच इंडिया. इंडिया को पहले पहुंचने वाले जो थे वो थे पोर्चुगीज. एंड वास्को ड गामा, अ पोर्चुगीज सेलर, रीच्ड कैलिकट वाया द केप ऑफ गुड होप इन 1498. और वास्को ड गामा जो कि एक पोर्चुगीज सेलर थे वो कैलिकट पहुंचे थे केप ऑफ गुड होप से 1498 में. एंड उन्हें जो है परमिशन मिली थी जो यहाँ के रूलर थे कैलिकट के, ताकि वो इंडिया के साथ ट्रेड को आगे बढ़ा सके. ग्रेजुअली द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर ओवर एरियाज लाइक कैलिकट, गोवा, दमन एंड दीव. और धीरे धीरे ये जो पोर्चुगीज थे इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को इस्टेब्लिश कर लिया था कैलिकट, गोवा, दमन एंड दीव इन सब एरियाज में. एंड लेटर ऑन ट्रेडर्स फ्रॉम हॉलैंड, जिसे हम डच कहते हैं, फ्रांस, फ्रेंच एंड इंग्लैंड इंग्लिश वर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडिया. सो बाकी जो दूसरे ट्रेडर्स थे वो भी अलग अलग जगहों से वो भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए. दे फॉट अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में लड़ते रहे. एंड द ब्रिटिश थ्रू आउट अदर यूरोपियन ट्रेडर्स, और ब्रिटिशर्स की इसमें जीत हो गई, वो सारे यूरोपियन ट्रेडर्स से ऊपर पहुंच गए. एंड इन इंग्लैंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 100 इंग्लिश मर्चेंट्स फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1680. और इंग्लैंड के जो एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें हंड्रेड्स ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी 1600 AD में. The company got the British Queen's permission to have trade relations with the countries of the East. जो कंपनी थी उसने जो है ब्रिटिश क्वीन के परमिशन से ट्रेड रिलेशनशिप स्टार्ट किए थे जो ईस्टर्न कंट्रीज थे उनके साथ. द कंपनी रिसीव्ड परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया. कंपनी ने जो है परमिशन जो है ली इंडिया में ट्रेड करने की मुगल एम्परर जहांगीर से. तो आप देख सकते पिक्चर, मुगल एम्परर जहांगीर की एंड वास्को ड गामा की. नाउ द कंपनीज फर्स्ट शिप लैंडेड एट सूरत. कंपनी का जो पहला शिप था वो सूरत में लैंड हुआ. एक बड़ा पोर्ट था वहाँ पे, वेस्ट कोस्ट पे इंडिया के वहाँ पे. एंड लेटर ऑन दे बिल्ट सेटलमेंट्स एंड गोडाउन्स कॉल्ड फैक्ट्रीज एट मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे. और धीरे धीरे इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज यहाँ बनाना शुरू किया. जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे उन्होंने बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए सेटलमेंट्स के आसपास और अपने आर्म सोल्जर्स जो है रखे यहाँ पे ताकि वो इन्हें प्रोटेक्ट कर सकें. एंड इंडिया एट दैट टाइम वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स विच आर ऑफन एट वॉर विथ वन अनदर. और उस समय इंडिया की क्या कंडीशन थी? उस समय इंडिया
जो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थी, जो आपस में लड़ा करते थे। एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने इसका एडवांटेज लिया एंड उसके बाद जो ब्रिटिश पावर है वो स्टैब्लिश हुआ। सो लेट्स लर्न अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश पावर। सो द ब्रिटिश वर एम्बिशियस, ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस लोग थे। वो क्या करते थे, वो चाहते थे कि वो बंगाल को कंट्रोल कर लें। उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई बंगाल में, उन्होंने आर्मी को मेंटेन करना शुरू किया। जो नवाब थे बंगाल के, जिनका नाम था सिराज उद दौला, उन्होंने कंपनी को ऑर्डर किया था कि वो अपनी आर्मी को यहाँ से रिमूव करे एंड इसके वजह से बैटल ऑफ पलासी हुआ, जो कि 1757 में हुआ था। अब जो ब्रिटिश आर्मी थी उस समय रॉबर्ट क्लाइव के अंदर उसने जो है वो बैटल जीत ली थी एंड ये था बिगनिंग ब्रिटिश रूल का इंडिया पे। फिर इसके बाद हुआ बैटल ऑफ बक्सर, जो कि हुआ 1764 में एंड द विक्ट्री ऑफ द बैटल मेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द रूलर ऑफ बंगाल। और इसमें जीतने के बाद ब्रिटिशर्स इसमें भी जीत गए और जिसके बाद वो बंगाल के रूलर बन गए। देयर आफ्टर दे डिड नॉट लुक बैक, उसके बाद वो पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं देखा उन्होंने, वो आगे बढ़ते चले गए एंड धीरे धीरे इंडिया पे रूल करने लगे। नेक्स्ट कम्स टैक्टिकल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। सो आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पलासी के बाद जो मेन एम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था कि कैसे अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सटेंड किया जाए, एक्सटेंशन कैसे की जाए उसकी। द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वर द टू मेजर टैक्टिकल पॉलिसीज। सो सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये दो मेजर टैक्टिकल पॉलिसीज थे ब्रिटिशर्स की इंडिया में। एंड ये जो पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस की, वो इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड रिचर्ड वेल्सले ने टू ब्रिंग द इंडियन स्टेट्स विद इन द एम्बिट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर। तो इसका मेन जो मोटिव था वो था कि जो भी इंडियन स्टेट्स हैं उन सबको ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ले आना, ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर के कंट्रोल में ले आना। इस सिस्टम में इंडियन रूलर्स ब्रिटिश प्रोटेक्शन को सस्पेंड कर रहे थे टू देयर नेटिव आर्मीज एंड इंस्टेड स्टार्टेड मेंटेनिंग ब्रिटिश ट्रूप्स विद इन देयर स्टेट्स। तो लोग क्या करने लगे, इस सिस्टम के अंदर वो ब्रिटिशर्स का जो प्रोटेक्शन है उसे सस्पेंड करने लगे और उनकी जो नेटिव आर्मी थी उसको जो है अपने जो स्टेट्स में जो है वो मेंटेन करना उन्होंने शुरू कर दिया। दे सरेंडर कंट्रोल ऑफ द फॉरेन अफेयर्स टू द ब्रिटिश। अपना जो भी फॉरेन अफेयर्स का कंट्रोल था उन्होंने ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया था और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉमिस किया था उनको प्रोटेक्ट करने से, उनके जो भी आर्मीज थे उनसे वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी प्रॉमिस थी। द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज अनदर टैक्टिकल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। सो अगर हम पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करें तो इसकी जो पॉलिसी थी, उसकी जो टैक्टिकल पॉलिसी थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो कि गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1848 से लेके 1856 तक। एंड इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर एक रूलर किसी भी स्टेट का अपने किसी भी नेचुरल है मीन्स एक उत्तराधिकारी के बिना मर जाता है तो वो जो स्टेट है वो ब्रिटिश टेरिटरी में आ जाएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ सच पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज के साथ जो ब्रिटिश थी उन्होंने झांसी और नागपुर को अपने कब्जे में ले लिया था। अदर प्रिंसली स्टेट्स लाइक अवध ऑल्सो फेल फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वाजिद अली शाह। जो दूसरे स्टेट्स थे जैसे कि अवध, वो भी जो है वाजिद अली शाह के हाथ से छूट गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। सो बिफोर द रिवोल्ट स्टार्टेड, इस रिवोल्ट के स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे महीनों तक टेंशन रही इंडियन सोल्जर्स के बीच में, क्योंकि एक नया एनफील्ड राइफल आया था मार्केट में, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इन राइफल्स को लोड करने के लिए जो सोल्जर्स थे उनको जो है उसके एक सिरे को जो है
जो कि ग्रीस कार्ट्रेज था, उसे जो है बाइट करना था। सो एक र्यूमर फैल गई थी उन सोल्जर्स के बीच में कि जो कार्ट्रेज थे वो काऊ के फैट से ग्रीस किए हुए हैं या पिग के फैट से ग्रीस किए हुए हैं। एंड ये जो बात थी, ये हिंदूज और मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स के खिलाफ थी। सो जो र्यूमर था, इसके वजह से दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही। तो ये चीज़ देख के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। फिर आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं बेगम हजरत महल की, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। सो 29 मार्च 1857 को एक सोल्जर जिनका नाम था मंगल पांडे, उन्होंने ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया था, ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक कर दिया था कलकत्ता में, जिसको हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिसकॉन्टेंट था, लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। इंडियन सोल्जर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। व्हेन मंगल पांडे वॉज हैंग ऑन 8 अप्रैल 1857। सो क्योंकि मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक किया था, तो उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। एंड 10 मई 1857 को सोल्जर्स जो भी थे मेरठ में, उन्होंने शॉट डाउन कर दिया था उनके कमांडर को, अपने कमांडर को मार दिया था एंड दिल्ली की तरफ मार्च करते हुए चले गए थे। एंड परसुएडेड द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू लीड द रिवोल्ट। सो जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने इस रिवोल्ट में लोगों का साथ दिया। द रिवोल्ट स्प्रेड रैपिडली टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये रिवोल्ट जो है इंडिया के दूसरे पार्ट्स में फैल गया। अलग अलग लीडर्स ने इस रिवोल्ट में जो है हिस्सा लिया, वो इस रिवोल्ट के पार्ट बने। एंड सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स वो नाना साहेब तात्या टोपे, ये कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो इस रिवोल्ट में आगे आए, जिनके नाम थे नाना साहेब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, लियाकत अली। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे दे हैड सुपीरियर वेपन्स, उनके वेपन्स काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थे एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी थी। Many Indians also sided with the British, और कई सारे इंडियंस थे जो ब्रिटिशर्स के साइड हो गए। The revolt, also known as the First War of Independence, was finally crushed by the British। और ये जो रिवोल्ट था जिससे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, ये धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया। However, they were very alarmed, लेकिन खत्म होने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा सावधान हो गए। In 1858, the British government decided to take India under its direct control. So 1858 में ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो इंडिया को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेंगे। The rule of the East India Company ended, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल अब खत्म होने वाला था। A viceroy was appointed to rule over India on behalf of the crown. So एक वाइसरॉय को अपॉइंट किया गया था जो कि इंडिया पे रूल करता क्राउन के बिहाफ पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। सो ये जो रिवोल्ट था वो फेल हुआ था, कुछ रीजंस थे। क्या थे? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नो प्लानिंग, पहली बात तो कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। नो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। नो लीडरशिप, कोई एक पर्टिकुलर लीडर नहीं था। सो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से रिवोल्ट फेल हो गया। सो ये जो रिवोल्ट था 1857 का, ये फेल हुआ था बिकॉज ब्रिटिश आर्मी वॉज फार सुपीरियर टू द इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स के कंपैरिजन में जो ब्रिटिश आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थी। द ब्रिटिश आर्मी वॉज गेटिंग रेगुलर सप्लाईज ऑफ आर्म्स फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से रेगुलरली उन्हें जो है खूब सारे अमाउंट में जो है सप्लाईज मिलते थे, आर्म्स मिलते थे। एंड दिस रिवोल्ट एरप्टेड ऑल ऑफ अ सडन, और ये रिवोल्ट जो है एकदम से ही शुरू हो गया। इट वॉज नॉट प्रॉपरली प्लान एंड ऑर्गेनाइज, इसे ठीक से ना तो प्लान किया गया था ना ही ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड देयर वॉज नो डेफिनाइट एम ऑफ द म्यूटिनियर्स, और जो म्यूटिनियर्स थे उनका कोई भी एक मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था, एम नहीं था।
Many Indian princes helped the British in this revolt. इस रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का बहुत सारे इंडियन प्रिंसेस ने हेल्प किया. रानी लक्ष्मीबाई वॉज किल्ड एंड सो वॉज नाना साहेब. रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया था और फिर नाना साहेब को भी. बहादुर शाह सेकेंड वॉज कैप्चर्ड. इन्हें कैप्चर कर लिया गया था एंड एग्जाइल पे भेज दिया गया था. कहाँ? बर्मा. वेयर ही डाइड लेटर, जहाँ पे लास्ट में मारे गए. His two sons were killed. उनके दो बेटे थे, उन्हें भी मार दिया गया था. Bringing an end to the once mighty Mughal Empire. So एक समय जो काफ़ी ज़्यादा जाना माना या फिर माइटी मुगल एम्पायर था, उसका खात्मा हो गया था. Now let's learn about the consequences of the revolt. So this war of 1857 was a major turning point. ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री में. एंड जो ब्रिटिश थे वो उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट को सप्रेस करने की कोशिश की थी अपने स्ट्रॉन्ग आर्मी से एंड मॉडर्न वेपन से, जैसे कि राइफल्स या फिर कैनन्स. इन 1858 ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल एंडेड इन इंडिया एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द रेन. सो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज्य था, जो रूल था, वो सारा खत्म हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे टेक ओवर कर लिया था. In 1877, Queen Victoria took the title of the Empress of India. Queen Victoria को उस समय Empress of India का टाइटल दे दिया गया था. And she appointed Governor General who acted as her representative and ruled over India. उन्होंने गवर्नर जनरल को जो है अपॉइंट किया था, जो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव बनके इंडिया पे रूल कर रहे थे. The mutiny, even in its failure, produced many Indian heroes. So भले ही ये रिवोल्ट फेल हो गया था, लेकिन फिर भी इसने बहुत सारे इंडियन हीरोज को जन्म दिया था. Above all, it created a sense of unity. इसने सेंस ऑफ यूनिटी को क्रिएट किया था बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, एंड दैट वाज विटनेस्ड इन लेटर ईयर्स. और ये बाद के सालों में देखा जा सकता था. नेक्स्ट कम्स फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बना? सो 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम A.O. ह्यूम कहते हैं, ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे एंड विद द हेल्प ऑफ एजुकेटेड इंडियंस फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो कुछ एजुकेटेड इंडियंस की मदद से इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाइंड आउट किया था. जो पहला सेशन था वो बॉम्बे में हुआ था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ श्री W.C. बैनर्जी. सो पहला सेशन W.C. बैनर्जी के प्रेसिडेंटशिप में हुआ था एंड ये जो सेशन था उसे अटेंड किया गया था. 72 डेलीगेट्स ने इसे अटेंड किया था. द कांग्रेस सोन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. कांग्रेस पूरी कंट्री में फैल गई एंड इट बिकेम द वॉइस ऑफ द एंटायर नेशन. और ये पूरे नेशन की वॉइस बन चुकी थी. कांग्रेस इन इट्स एनुअल सेशन डिमांडेड दैट इंडियंस बी अलाउड टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स. कांग्रेस ने जो है अपने एनुअल सेशन में डिमांड किया कि इंडियंस को अपने खुद के अफेयर्स मैनेज करने की आज़ादी दी जाए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस इन अर्ली डेज वर दादा भाई नारोजी, S.N. बैनर्जी, G. सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले एंड बदरुद्दीन तैयब जी. आप इनके पिक्चर्स भी यहाँ पे देख सकते हो. तो ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे उस समय. And their main goal was to win स्वराज और सेल्फ रूल. इनका जो मेन गोल था वो क्या था? स्वराज पाना या फिर सेल्फ रूल को पाना. So till 1905 the leadership of the Congress remained in the hands of men who were moderate in their attitude. So 1905 तक ये जो लीडर्स थे कांग्रेस के, जो कि मेन थे, उनके हाथों में ये लीडरशिप थी. एंड मॉडरेट्स बिलीव्ड इन मेथड ऑफ पेशेंस एंड परसुएशन. और ये जो मॉडरेट्स थे ये पेशेंस और परसुएशन पे बिलीव करते थे. बट द पीसफुल मेथड्स डिड नॉट हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. लेकिन इन्होंने जो भी पीसफुल मेथड्स अपनाए थे उसने लोगों की हेल्प नहीं की, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी. Thus strong action was needed. इसलिए strong action की जरूरत थी.
Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandrapal, Lala Lajpat Rai and others were against moderate attitude. जो ये बाकी सारे थे वो सब एक moderate attitude में थे. Next, Tilak tried to draw the common people and the youth of the country into the struggle for freedom. So तिलक ने क्या किया, जो भी कॉमन लोग थे उनको इकट्ठा किया, जो भी यूथ था कंट्री का उनको इकट्ठा किया और फ्रीडम के स्ट्रगल में आगे बढ़ने लगे. He wrote against the British Raj in his paper केसरी. So उन्होंने उनके जो पेपर थे केसरी उसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ लिखना शुरू किया. तिलक ने डिक्लेयर कर दिया कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. अ नंबर ऑफ यंग पीपल जॉइन दिस ग्रुप. बहुत सारे लोग इस ग्रुप में आ गए एंड इन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा जाने लगा. एक्सट्रीमिस्ट फेल्ट दैट स्ट्रॉन्ग एक्शन वॉज नीडेड टू मेक द ब्रिटिश अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड डिजायर टू बी फ्री. सो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्हें ऐसा लगने लगा कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन की ज़रूरत है ताकि जो ब्रिटिशर्स उन्हें समझाया जा सके उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड उन्हें आज़ादी चाहिए. ये सब चीज़ें समझाने के लिए एक्सट्रीमिस्ट ने काफ़ी मेहनत की. नाउ नेक्स्ट कम्स पार्टीशन ऑफ बंगाल. सो लॉर्ड कर्जन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लॉर्ड कर्जन ने अडॉप्ट किया था टू वीकन द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, ताकि वो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को जो है कम कर सके. ही प्रोक्लेम द डिवीजन ऑफ बंगाल ऑन 16 अक्टूबर 1905. इन्होंने जो डिवीजन ऑफ बंगाल था उसको प्रोक्लेम किया था 16 अक्टूबर 1905 पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेसिस पे. एंड दिस प्रोक्लेमेशन ऑफ लॉर्ड कर्जन वॉज नीदर लाइक बाय द मुस्लिम्स नॉर द हिंदूज. सो ये जो प्रोक्लेमेशन था लॉर्ड कर्जन का, ना उसे हिंदूज पसंद करते ना ही मुस्लिम्स. ह्यूज डिमॉन्स्ट्रेशंस वो ऑर्गेनाइज अगेंस्ट दिस डिवीजन. इस डिवीजन के खिलाफ ह्यूज डिमॉन्स्ट्रेशंस को ऑर्गेनाइज किया गया. बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स यूनाइटेड, दोनों ही यूनाइट हो गए, दोनों ही एक साथ हो गए एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट दिस प्रोक्लेमेशन, और इस प्रोक्लेमेशन के खिलाफ काम करने लगे. नाउ कम्स स्वदेशी मूवमेंट. सो द इंडियंस रोज इन ओपन रिवोल्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. सो ये जो पार्टीशन था बंगाल का उसके खिलाफ इंडियन जो थे आगे बढ़े, रिवोल्ट किया. एंड एट अ ह्यूज पब्लिक मीटिंग इन अगस्त 1905 इट वाज डिसाइडेड दैट द ब्रिटिश goods would be boycotted. So 1905 में अगस्त में एक मीटिंग की गई थी जिसमें इस बात को डिसाइड किया गया था कि जो भी ब्रिटिशर्स गुड्स बना रहे हैं उन्हें बॉयकॉट किया जाएगा. एंड इट वाज नेम्ड द स्वदेशी मूवमेंट. इसे स्वदेशी मूवमेंट नाम दिया गया. Women and students took a leading part in it. Women और students सबने मिलके इसमें पार्ट लिया. And the British clothes was burned in heaps. और जब जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कपड़े थे उन सबको जलाया जाना शुरू कर दिया गया. The Swadeshi movement soon spread to other parts of the country like Bombay, Pune and Madras. तो बाकी जगहों पे भी ये मूवमेंट फैल गया. And जो ब्रिटिश रूलर्स थे could not suppress this movement and finally abolished the scheme of partition of Bengal. So ये जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो इस मूवमेंट को रोक नहीं पाए एंड लास्ट में उन्हें अपना ये जो स्कीम था पार्टीशन ऑफ बंगाल का इसे ख़त्म करना पड़ा. कब? 1911 में. द मूवमेंट एक्चुअली हेल्ड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्सटाइल मिल्स, बैंक्स, हॉजरी, टोबैको, सोप फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. सो ये जो मूवमेंट था इसके वजह से ये सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हुए. So this was the chapter. Now let's move on to exercises. Exercises, take the correct option. So the first one is Vasco da Gama was an English, Portuguese or French. Correct answer is Portuguese. Second, doctrine of lapse was introduced by Lord Curzon, Lord Wellesley, Lord Dalhousie. Lord Dalhousie is the correct answer. Third one.
Siraj-ud-Dowla was the Nawab of Madras, Delhi, Bengal. Correct answer is Bengal. So these are the answers. B exercises, fill in the blanks. The first one is Vasco da Gama reached India in 1498. The Battle of Plassey was fought in 1757. Bahadur Shah Zafar was exiled to Rangoon. Fourth one, Congress was founded by A.O. Hume in 1885. Next, fifth one, Lord Wellesley introduced the policy of subsidiary alliance. Next, let's move on to C exercise, which is match the following. So, Lord Dalhousie, we will match with doctrine of lapse. Siraj-ud-Dowla, Nawab of Bengal, Rani Lakshmibai, Jhansi, Vasco da Gama, Portuguese, and A.O. Hume, Congress. So we have to match like this. Now let's move on to E exercise, which is write T for true and F for false statements. The first one is, in the Battle of Plassey, the British defeated Siraj-ud-Dowla. Yes, true. Question number 2 is, the doctrine of lapse was introduced by Lord Wellesley. This is false. Third one, Bahadur Shah Zafar was the leader of the revolt in 1857. True. Fourth one, the partition of Bengal was proclaimed on 6 May 1911. This is false. Fifth one, in 1858, East India Company's rule ended in India. This is true. Now let's move on to F exercise, which is answer the following questions. The first one is, who discovered a new sea route to India and when? So a new sea route to India was discovered by Vasco da Gama in 1498. Next, between whom the Battle of Plassey took place and what was the result of it? So the Battle of Plassey took place between East India Company and Nawab of Bengal, who is Siraj-ud-Dowla, and as a result the Britishers won and they established political control over Bengal. Question number 3, what was the immediate cause of the revolt in 1857? So the immediate cause of the revolt of 1857 was the introduction of Enfield rifles, which had cartridges that were greased with cow and pig fat, and this was very offensive for Hindus and Muslims. Next, question number 4, name the prominent leaders of the revolt in 1857. So the leaders of the revolt of 1857 were Bahadur Shah Zafar, Rani Lakshmibai, Mangal Singh, Nana Sahib, Tatya Tope, Begum Hazrat Mahal. Now question number 5, what led to the formation of the Indian National Congress? So the Indian National Congress was formed so that educated Indians can be gathered together to discuss the political issues of the country. So these are the answers that you have to write down, and this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.